तो देखिए सुबह सुबह का वक्त है, हल्की बरसात दिल्ली एनसीआर नोएडा के इलाकों में हुई है और ऐसे में आप देखेंगे कि एक बड़ी खबर जो है वो मुंबई से भी आई है, जहां पर मुफ्ती सलमान को एटीएस ने लेकर कार्रवाई की है। और बड़ी खबर मुंबई से है। हेट स्पीच मामले में गुजरात एटीएस ने मुंबई के घाटकोपर से मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी को गिरफ्तार किया है और इसे लेकर देर शाम घाटकोपर में मुफ्ती सलमान के समर्थकों ने जमकर हंगामा किया और जमकर बवाल काटा। तो तस्वीरें आपके सामने। हेट स्पीच मामले में मौलाना सलमान अजहरी को अरेस्ट किया गया है। गुजरात एटीएस को दरअसल जानकारी मिली थी, जिसके बाद शिकायत दर्ज करवाई गई थी। 2 दिन की ट्रांजिट रिमांड पर सलमान अजहरी को लिया गया है। मुंबई कोर्ट ने 2 दिन की ट्रांजिट रिमांड दी है। पूरी खबर आपको दिखाते हैं हमारे इस रिपोर्ट में। यही वो हेट स्पीच है जिसे मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी ने गुजरात के जूनागढ़ में दिया था। मामला दर्ज होने के बाद जब गुजरात एटीएस मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी को मुंबई के घाटकोपर से गिरफ्तार किया तो बवाल मच गया। मौलाना सलमान अजहरी के समर्थक घाटकोपर पुलिस स्टेशन के बाहर उग्र प्रदर्शन करने लगे। जमकर हंगामा हुआ। नौबत यहां तक आई कि पुलिस को लाठीचार्ज तक करना पड़ा। हालात को संभालने के लिए पुलिस को गिरफ्त में मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी को अपने समर्थकों से कानून हाथ में न लेने की अपील करनी पड़ी। मैं कोई क्रिमिनल नहीं हूँ और ना ही किसी क्राइम पर मुझे यहाँ लाया गया। हाँ, मेरी तकरीर के मुताबिक जो तहकीकात इनको करनी है वो कर रहे हैं। हम भी इनका कोऑपरेट कर रहे हैं, आपको भी करना चाहिए। समर्थक इस बात से नाराज थे कि नोटिस दिए बिना ही गुजरात एटीएस ने हेट स्पीच के मामले में मुफ्ती सलमान अजहरी को घर से उठाया। वैसे केसेस में क्या होता है, आमतौर के ऊपर 41A का एक नोटिस दिया जाता है, तो हम वही बोल रहे हैं कि एक नोटिस तो हमको दो, नोटिस दो, उसके बाद आप उनको लेकर जाइए ना। नोटिस दो, हमको पूरा कायदे कानून पे, प्रशासन पे पूरा भरोसा यकीन है। हम भी चाहते हैं कि अमन शांति सुकून पूरे देश भर में बना रहे। फिलहाल भड़काऊ बयान देने के मामले में मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी पुलिस गिरफ्त में हैं और उन पर कानून के मुताबिक आगे की कार्रवाई की जा रही है। और अगली खबर आपको मध्य प्रदेश के दमोह से बताने जा रहे हैं, जहां पर हजारों लोग, मुस्लिम समुदाय के हजारों लोग सड़कों पर इकट्ठा होकर रात भर बवाल करते रहे। यहां तक कि थाने का भी घेराव कर लिया। हालात इतने ज्यादा बिगड़ गए कि बड़े बड़े आला अधिकारियों को रात को सड़कों पर गश्त करना पड़ा। आखिर पूरा माजरा था क्या, हालात इतने क्यों बिगड़े, कौन लोग जिम्मेदार थे, पूरी खबर जानने के लिए ये रिपोर्ट देखिए। सड़कों पर भीड़ का जमावड़ा है। बड़ी संख्या में सड़क पर उतरकर लोग बवाल कर रहे हैं, थाने का घेराव कर रहे हैं। हालात को काबू में करने के लिए पुलिस के बड़े बड़े अधिकारियों ने मोर्चा संभाल रखा है। तस्वीरें एमपी के दमोह से सामने आई हैं, जहां देर रात भयंकर बवाल देखने को मिला। दमोह में मस्जिद के हाफिज के साथ मारपीट को लेकर माहौल तनावपूर्ण हो गया, जिसके बाद मामला इतना बिगड़ गया कि विशेष समुदाय के सैकड़ों लोगों ने सड़कों पर उतरकर हंगामा और प्रदर्शन किया, जिसके बाद पुलिस ने सड़कों पर मार्च कर लोगों को खदेड़ा और रात भर पुलिस गश्त करती रही। रात भर भारी पुलिस बल ने दमोह की सड़कों पर हालात काबू में किए। साथ ही देर रात पुलिस थाने में हंगामा करने वाले 40 लोगों पर पुलिस ने मामला दर्ज किया है। प्राथमिकी दर्ज की जा रही थी। उस समय कुछ लोग, एक समुदाय विशेष के लोग यहाँ थाना परिसर में इकट्ठे हुए और उन्होंने आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग की थी। इसके कारण वो लोग यहाँ नारेबाजी कर रहे थे। विवाद तब शुरू हुआ जब जेल मस्जिद के बाहर एक टेलर की दुकान पर समय पर कपड़े न मिलने को लेकर 2 पक्षों में विवाद और मारपीट हुई। इसी दौरान बीच बचाव में आए मस्जिद के हाफिज के साथ भी मारपीट की गई। इसी दौरान भीड़ में से भड़काऊ बयानबाजी करते हुए गर्दन काटने की बात पर पुलिस को जानकारी दी गई। दमोह में फिलहाल हालात काबू में हैं। साथ ही शहर में शांति और सौहार्द बिगाड़ने वाले लोगों की पहचान कर पुलिस कार्रवाई कर रही है। और चलिए इसके साथ ही बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। उत्तराखंड से जो खबर आ रही है, यूसीसी का रास्ता जो है वो पूरी तरीके से यहाँ साफ हो गया है। अब जल्दी यूसीसी ड्राफ्ट को पारित भी कर दिया जाएगा। तो देखिए उत्तराखंड से बड़ी खबर आ रही है, धामी कैबिनेट ने यूसीसी ड्राफ्ट को मंजूरी दे दी है और जल्द ही लागू होगा यूनिफॉर्म सिविल कोड। 6 फरवरी को विधानसभा में पेश होगा ये ड्राफ्ट।
उत्तराखंड में आज से विधानसभा सत्र की शुरुआत हो रही है और इसी विधानसभा सत्र में इसे पेश किया जाएगा इस ड्राफ्ट को। उत्तराखंड में जल्द ही यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कर दिया जाएगा। सीएम धामी ने कैबिनेट बैठक में यूसीसी बिल को मंजूरी दी। उत्तराखंड सरकार ने कैबिनेट बैठक में यूनिफॉर्म सिविल कोड ड्राफ्ट को मंजूरी दे दी है। 6 फरवरी को उत्तराखंड यूसीसी का ड्राफ्ट विधानसभा में पेश किया जाएगा। रविवार को हुई बैठक में सीएम पुष्कर सिंह धामी समेत अन्य मंत्रियों ने यूसीसी पर चर्चा की और यूसीसी को लेकर एक कदम आगे बढ़ा दिया। मंत्रिमंडल की बैठक में हमने आगामी विधानसभा सत्र में यूसीसी को, समान नागरिक संहिता को विधेयक के रूप में लाने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से आज मंत्रिमंडल में पारित हो गया है। आगामी सत्र में हम इसको सत्र में रखेंगे और विधेयक बनाने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। वहीं उत्तराखंड में यूसीसी लागू करने पर सियासत भी शुरू हो गई है। मुस्लिम नेता सलमान रशीदी ने भड़काऊ बयान दिया है। अब मुसलमानों को संवैधानिक तरीके से बाहर निकलना पड़ेगा। हम सड़कों पे आए, जैसे किसान आए, किसानों ने 1.5 साल संघर्ष किया, तीनों बिल वापस हो गए, कुर्बानी देनी पड़ी। मुसलमानों को भी कुर्बानी देनी पड़ेगी। अगर मुसलमान कुर्बानी देने के लिए तैयार नहीं है तो जैसे आपने सुना होगा कि अभी 600 साल पुरानी मस्जिद मेहरौली में डीडी ने डेमोलिश कर दी बिना नोटिस के। ज्ञानवापी में क्या हो रहा है, ये सारी चीज़ें जो है मुसलमान अगर तमाशाई बन के देखता रहेगा तो मैं समझता हूँ कि इन लोगों के कदम आगे बढ़ते रहेंगे। आपको बता दें, समान नागरिक संहिता कानून लागू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य होगा जिससे सभी नागरिकों को एक समान अधिकार मिल सकेगा। और जब यूसीसी उत्तराखंड में लागू हो जाएगा तो उसके बाद क्या होगा? जितने भी लोग रह रहे हैं, जितने भी नागरिक उत्तराखंड के हैं, उन सबके लिए समान अधिकार हो जाएगा। शादी हो, तलाक हो या फिर संपत्ति को लेकर के कोई भी विवाद हो, उसको लेकर के जो कानून है वो एक जैसा हो जाए। बिल्कुल दीपिका, और देखिए इसके बाद उत्तराखंड जो है वो आजादी के बाद देश का पहला ऐसा राज्य होगा जिसमें यूसीसी लागू किया जाएगा। हालांकि गोवा में पुर्तगाल शासन के बाद से ही यूसीसी लागू था। बीजेपी ने चुनाव से पहले समान नागरिक संहिता को लेकर जनता से जो वादा किया था उस पर उत्तराखंड की सरकार बुलेट की रफ्तार से काम कर रही है। जो हमारे उत्तराखंड में जो छोटा सा राज्य है और बहुत बड़ा काम करने जा रहा है, हम लीड करने जा रहे हैं और राज्य जो पास करेंगे वो उत्तराखंड का ही नाम लेंगे। तो यूसीसी पास होने जा रही है। उत्तराखंड में यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार करने की जिम्मेदारी जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता वाली समिति के पास थी। समिति ने 20 महीने में 60 से ज्यादा बैठकें कर इस ड्राफ्ट को तैयार किया है। मिली जानकारी के मुताबिक यूसीसी ड्राफ्ट में लिव इन रिलेशनशिप के लिए पंजीकरण जरूरी कर दिया गया है। 18 से 21 साल के युवाओं को लिव इन के लिए इजाजत लेनी होगी। माता पिता की अनुमति के बाद ही लिव इन रिलेशनशिप में रह सकते हैं। सभी धर्मों के लोगों को समान अधिकार दिया गया है। एक से ज्यादा शादी करने पर पाबंदी की बात कही गई है। कानूनी प्रक्रिया के तहत ही तलाक दिए जा सकेंगे। हलाला और इद्दत पर भी रोक का प्रावधान है। सबके लिए शादी का रजिस्ट्रेशन जरूरी है। पैतृक संपत्ति में महिलाओं को भी अधिकार का प्रावधान है। इस ड्राफ्ट को लेकर जो सबसे खास बात है वो ये कि ड्राफ्ट के हिंदी वर्जन में किसी भी अन्य भाषा का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया गया है। मतलब इस ड्राफ्ट को पूरी तरह से हिंदी में तैयार किया गया है। भारत के किसी भी कानूनी ड्राफ्ट में ये पहला ड्राफ्ट है जिसको पूरी तरह से हिंदी में ही लिखा गया है। और झारखंड के लिए आज का दिन बहुत अहम है। देखिए, झारखंड में नई बनी चंपई सोरेन सरकार को आज यहां बड़ा फ्लोर टेस्ट देना होगा और ऐसे में जो तमाम विधायक हैं वो विधानसभा पहुंचेंगे। फ्लोर टेस्ट होगा। राज्य में नई बनी चंपई सोरेन की सरकार विश्वास मत का सामना करेगी। 2 फरवरी को आपको बता दें, झारखंड के राज्यपाल ने चंपई सोरेन को सीएम पद की शपथ दिलवाई थी। तो मनी लॉन्ड्रिंग मामले में फंसे हेमंत सोरेन गिरफ्तारी से पहले ही सीएम पद से इस्तीफा दे चुके हैं। गठबंधन ने चंपई सोरेन को अपना नेता चुना था और आज नई सरकार की अग्नि परीक्षा होने वाली। झारखंड की राजनीति के लिए आज का दिन बेहद खास है। राज्य के नए सीएम चंपई सोरेन आज विधानसभा में विश्वास मत का सामना करेंगे। चंपई सोरेन ने 2 फरवरी को राजभवन में
मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी कोर्ट से फ्लोर टेस्ट में शामिल होने की इजाजत मिल गई है। जेएमएम और गठबंधन के बाकी विधायक विश्वास मत से पहले हैदराबाद से रांची पहुंच चुके हैं। बहुमत साबित करने के लिए चंपई सरकार को सिर्फ 41 विधायकों के समर्थन की जरूरत है। हालांकि सीएम चंपई ने 47 विधायकों के साथ बहुमत साबित करने का दावा किया है। झारखंड विधानसभा में कुल 81 सीटें हैं। मौजूदा वक्त में विधानसभा में झारखंड मुक्ति मोर्चा के 29, कांग्रेस के 17 और आरजेडी का 1 विधायक है। माकपा माले ने भी सरकार को समर्थन दिया है, जिसका 1 विधायक है। गांडे सीट फिलहाल खाली है। यहां से जेएमएम विधायक सरफराज ने इस्तीफा दे दिया है। वहीं विपक्षी खेमे में 32 विधायक हैं, जिनमें बीजेपी के 26, आजसू के 3, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का 1 विधायक और 2 विधायक निर्दलीय हैं। अगर निर्दलीय विधायकों ने भी सरकार के समर्थन में वोटिंग की तो चंपई सोरेन 49 वोटों के साथ बहुमत साबित कर सकेंगे। हालांकि निर्दलीय विधायकों के सरकार को समर्थन देने की उम्मीद लगभग नहीं के बराबर है। और अब बात बिहार की पॉलिटिक्स की कर लेते हैं, जो एक बार फिर से सुर्खियों में है। दरअसल यहाँ पर बिहार कांग्रेस को लग रहा है कि उनके विधायक में एक बार फिर से टूट हो सकती है और यही वजह है कि एक बार फिर से रिजॉर्ट पॉलिटिक्स वहाँ पर शुरू हो चुकी है। और देखिए, बिहार में कांग्रेस ने अपने विधायकों को एकजुट रखने के लिए राज्य से बाहर भेज दिया। आखिर क्या वजह है कि इतनी जी तोड़ मशक्कत कांग्रेस को करनी पड़ रही है और क्या कुछ अपडेट्स हैं इस पूरे मामले में जानने के लिए ये रिपोर्ट देखिए। बिहार में सियासी सरगर्मी अभी थमी नहीं है। बिहार कांग्रेस को अपने विधायकों के टूटने का खतरा सता रहा है, जिसकी वजह से कांग्रेस के 19 में से 16 विधायक हैदराबाद पहुंचे। ये सभी रंगारेड्डी के श्री नेचर वैली रिजॉर्ट में रुके। विधायकों के साथ पहुंचे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह से जब सवाल पूछा गया तो उनका जवाब था कि तेलंगाना की नई सरकार के सीएम रेवंत रेड्डी को बधाई देने आए हैं। कितने एमएलए हैं? इसलिए आ रहे सर? सारे एमएलए हैं। क्यों सर? रेवंत जी को बधाई देना है। प्लीज रेवंत जी को बधाई देना है। बधाई तो बहाना है। दरअसल 12 फरवरी को एनडीए समर्थित नीतीश सरकार का फ्लोर टेस्ट है। कांग्रेस को डर है कि कहीं उनके विधायकों को तोड़ न लिया जाए। आप भारतीय जनता पार्टी से क्या अपेक्षा करते हैं? अब तक का जो उनका इतिहास है, जो उनका कारनामा रहा है, वो हर जगह तोड़ने का काम किया उन्होंने। जो डेमोक्रेटिकली लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार है, उसको गिराने का काम किया है। कांग्रेस के रिजॉर्ट पॉलिटिक्स पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी की माने तो उनके पास सरकार को लेकर बहुमत पूरा है। क्या घुमाने के लिए ले गए हैं? घुमाने दीजिए। 128 एमएलए हमारे पास है, तो उनकी जरूरत कहाँ है? कांग्रेस का समर्थन नहीं चाहिए, राजद का समर्थन नहीं चाहिए। 243 बिहार विधानसभा सीटों में जेडीयू के एनडीए गठबंधन में शामिल होने के बाद सत्ता पक्ष के पास फिलहाल 128 विधायक हैं, जो बहुमत के आंकड़े 122 से 4 ज्यादा हैं। और चलिए बात अगली खबर की कर लेते हैं। देखिए, दिल्ली में खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनकी मंत्री आतिशी को दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने नोटिस जारी किया है और इसे लेकर अब सियासत गर्मा गई है। और ये जो नोटिस है वो अरविंद केजरीवाल के उस आरोप के आधार पर उन्हें दिया गया है जब उन्होंने अपने 7 विधायक के खरीद फिरोख्त का आरोप बीजेपी पर लगाया था। दिल्ली सीएम केजरीवाल ने बीजेपी पर आप विधायकों की खरीद फरोख्त का आरोप लगाया है, जिसके बाद मामले की जांच में जुटी दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने सीएम केजरीवाल और मंत्री आतिशी को नोटिस देकर पूछा कि आखिर वो कौन से आपके 7 विधायक हैं जिन्हें 25 करोड़ का ऑफर दिया गया। क्राइम ब्रांच के नोटिस का दोनों नेताओं को आज जवाब देना है। अगर सीएम केजरीवाल की तरफ से जवाब नहीं आता तो क्राइम ब्रांच इस मामले में दोबारा नोटिस दे सकती है। वहीं दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच से नोटिस के बाद केजरीवाल बीजेपी पर हमला करते दिखे। मैं भी नहीं झुकने वाला। ये कहते हैं बीजेपी में आ जाओ, हम छोड़ देंगे। मैंने कहा बिल्कुल नहीं आऊंगा बीजेपी में, कतई नहीं आऊंगा बीजेपी में। क्यों आ जाए बीजेपी में? नहीं आते बीजेपी में। बीजेपी में चले जाओ तो सारे खून माफ। केजरीवाल के हमले का बीजेपी ने भी जवाब दिया। बीजेपी की माने तो अगर केजरीवाल की बातों में दम है तो दिल्ली पुलिस को सबूत क्यों नहीं देते। मान्यवर, अगर आपकी बातों में इतना सच्चाई है, अगर उसमें सबूत है तो सबूत दीजिए दिल्ली पुलिस को।
जांच में शामिल हो जाइए और बता दीजिए कि किस प्रकार से भ्रष्टाचार करने की कोशिश की गई थी, किस प्रकार से आपके कौन से विधायक को तोड़ने की कोशिश की गई थी। अब ये आरोप लगाकर भागते क्यों हैं? सीएम केजरीवाल ने 27 जनवरी को सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट शेयर कर आरोप लगाया था, लेकिन इससे जुड़ा एक भी सबूत अभी तक सामने नहीं लाया गया, जिससे केजरीवाल के आरोपों पर अब सवाल खड़े होने लगे हैं। और इस बीच बड़ी खबर आपको बताएं, जिसमें संसद के आखिरी सत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जवाब देने वाले हैं। राष्ट्रपति अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर पीएम मोदी का आज संबोधन होने वाला है। 5 से 6 बजे शाम का ये वक्त बताया जा रहा है जब पीएम मोदी संबोधन करेंगे। बीजेपी ने सभी सांसदों को व्हिप भी जारी किया है और संसद में मौजूद रहने के लिए कहा है। तो बड़ी खबर, संसद के आखिरी सत्र में प्रधानमंत्री मोदी आज जवाब देंगे तमाम सवालों का, विपक्ष का। राष्ट्रपति अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर भी प्रधानमंत्री का ये जवाब होगा शाम 5 से 6 बजे के बीच संसद में। और बीजेपी ने सभी सांसदों को इस दौरान वहां मौजूद रहने के लिए व्हिप जारी कर दिया है, तो आज संसद में सभी सांसदों का मौजूद रहना भी अनिवार्य होगा। तो बड़ी खबर, संसद के आखिरी सत्र में आज देखिए पीएम मोदी का संबोधन होना है और ऐसे में देश भर की नजर उनके संबोधन पर जरूर बनी रहेगी। और इस दौरान अगली बड़ी खबर ज्ञानवापी मामले से जुड़ी हुई। ज्ञानवापी परिसर में मौजूद वजू खाने के एएसआई सर्वे की मांग वाली याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी और इसके अलावा अदालत 10 तहखानों के भी एएसआई से सर्वेक्षण करवाने की मांग पर सुनवाई करेगी। तो ज्ञानवापी में मौजूद इन खंभों का एएसआई ने अपनी रिपोर्ट में जिक्र किया है, वो पुराने हैं और इन खंभों पर प्लास्टर भी किया गया है, लिहाजा इन खंभों के सर्वे की भी मांग की गई है और तीनों मामलों पर आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होने वाली है। तो देखिए ज्ञानवापी मामले से बड़ी खबर है, आज एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है और न सिर्फ ज्ञानवापी में मौजूद खंभों का जिक्र जो कि एएसआई ने किया है उसके सर्वे के लिए यहाँ पर मांग की गई है, इन खंभों के सर्वे की मांग की गई है। आज सुप्रीम कोर्ट में इसे लेकर भी सुनवाई होनी है। कर लेते हैं बदलते मौसम के मिजाज की। तो देखिए उत्तराखंड हो या हिमाचल प्रदेश हो या फिर जम्मू कश्मीर की वादियां, हर जगह भारी बर्फबारी हो रही है और वादियां गुलजार हो चुकी हैं। पर्यटक बढ़ चढ़कर यहां पर आने लगे हैं और ऐसे में देखिए गंगोत्री धाम से लेकर शिमला मनाली तक, श्रीनगर से लेकर घाटी के एक एक दर्रे तक सर्दियों के जब आप पर पहुंचती पहाड़ों की हसीन वादियां बर्फिस्तान में तब्दील हो गई हैं। जी हाँ, और यहाँ पर पहाड़ों पर हो रही लगातार जो बर्फबारी है उसे देख करके जो टूरिस्ट वहाँ पर पहुंचे हैं वो काफी ज्यादा खुश हैं और सबसे ज्यादा खुशनसीब वो लोग खुद को इसलिए मांग रहे हैं क्योंकि वो लोग जन्नत को बहुत करीब से देख पा रहे हैं। आप भी देखिए क्या नजारा है वहाँ पर बर्फबारी के बाद। जम्मू कश्मीर में पिछले 3-4 दिन से हो रही बर्फबारी के बाद एक एक पहाड़ दूर से चमक रहा है। घाटी में ज्यादातर इलाकों में पारा शून्य से नीचे चला गया है। श्रीनगर, गुलमर्ग, सोनमर्ग, गुरेज सहित कई इलाकों में आज फिर ताजा बर्फबारी हुई, जिसके बाद धरती के स्वर्ग का नजारा और भी खूबसूरत हो गया। तस्वीरें लद्दाख के करगिल की हैं, जहां भारी बर्फबारी के बाद सफेदी छा गई। यहां इतनी बर्फ गिरी कि गाड़ियों पर ब्रेक लग गए। स्थानीय लोगों के लिए मुश्किलें खड़ी हो गई, लेकिन बच्चों की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। छोटे छोटे बच्चे सिर से पांव तक कपड़े पहनकर निकले और बर्फ का मजा लेते दिखे। डोडा में तो इतनी बर्फबारी हुई कि पहाड़ों और जंगलों से लेकर घर गाड़ियां तक बर्फ की मोटी चादर में ढक गए। सड़कों पर बर्फ की मोटी परत जम गई। कुछ यही हाल पुंछ में भी दिखाई दिया, जहां भारी बर्फबारी के बाद स्थानीय लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। श्रीनगर में तो ताजा बर्फबारी के बाद हालात का जायजा लेने के लिए डिप्टी कमिश्नर को सड़क पर उतरना पड़ा। उन्होंने आम लोगों से बातचीत कर उनकी परेशानियों को समझा और अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। भारी बर्फबारी के बाद घाटी में तैनात सेना के जवान भी अलर्ट मोड पर हैं। कुपवाड़ा के दूरदराज के इलाके में जब एक प्रेग्नेंट महिला की हालत बिगड़ी तो सेना के जवानों ने महिला को रेस्क्यू करके अस्पताल तक पहुंचाया। मौसम विभाग ने घाटी में हिमपात का अनुमान जताया है, साथ ही बर्फीले तूफान की भी आशंका जताई। खास बात यह कि जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में भी अब हिमपात हो रहा है। भारी बर्फबारी के बाद चारों तरफ बर्फ की चादर बिछ गई है। ऐसे में स्थानीय लोगों को तो परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन इस बीच सैलानियों की मौज हो गई है।
श्रीनगर की डल लेक में सैलानियों का जमावड़ा लगा है और ज्यादातर लोग इस सर्द मौसम में शिकारा बोट का आनंद ले रहे हैं। रात को श्रीनगर में भी स्नोफॉल हुई, भारी स्नोफॉल हुई। आज सुबह इट वाज ऑल वाइट, इट्स अ वाइट ब्लैंकेट पूरी तरह से। इज टू गुड, लाइक जब हमने वो वीडियोस वगैरह देखा था कि कश्मीर में बर्फ़ गिरना बंद हो गया था एंड वी वर टू डिसअपॉइंटेड कि अपना ट्रिप शायद कैंसिल करना पड़े या पोस्टपोन करना पड़े, बट एज सुन एज वी हर्ड दैट 26 तारीख या 27 तारीख से फिर से जब बारिश या फिर बर्फ़ गिरना चालू हुआ तो देन वी वर लाइक कि चलो वहाँ पे जाके कुछ अच्छा मिलेगा। माहौल एक नंबर है यहाँ का ना, बहुत ही पीसफुल एरिया है और हम बहुत एंजॉय करें टोटली। मैम बताइए कैसा फील हुआ आपको स्नो? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। पहली बार स्नो देखी थी, बहुत एक्साइटेड थे हम। तो मुझे लगता है कि हम खुश नसीब हैं जो इसी टाइम पे आ गए हैं जब मतलब कि स्नोफॉल हो रहा है। तो जैसे सुबह से स्नोफॉल स्टार्ट हुआ था, हम रात को 12 बजे तकरीबन पहुँच गए थे। तो हम तकरीबन परसों चले थे और बठिंडा से हम आए हैं, तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। अगली खबर फर्रुखाबाद से आपको बताने जा रहे हैं, जहां पर समाजवादी पार्टी की सभा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। दरअसल इस सभा में जय श्री राम के नारे सुनाई देने लगे, जिसके बाद नेताजी काफी भड़क गए। हालांकि इसके बाद नेताजी के जो निजी सुरक्षा कर्मी हैं, उन्होंने जय श्री राम का नारा लगाने वालों को सभा से तो हटा दिया, लेकिन मंच से मौजूद नेताजी ने इस दौरान क्या कुछ कहा, ये रिपोर्ट में देखिए। 1990 बंद हो गई क्या भाजपा शासित राज्यों में, और मणिपुर की तारीख मोदी है तो मुमकिन है। इसे हटा दो। कौन भैया? तस्वीरों में दिखाई दे रहे इन नेताजी का नाम है नवल किशोर शाक्य। समाजवादी पार्टी ने इन्हें आगामी लोकसभा चुनाव के लिए अपना प्रत्याशी घोषित किया है। एक गांव में इनकी जनसभा चल रही थी। नेताजी लच्छेदार भाषण दे रहे थे, मोदी सरकार पर तीखे हमले बोल रहे थे। इस दौरान एक शख्स बीच बीच में जय श्री राम के नारे लगा रहा था। मोदी है तो मुमकिन है। नेताजी को शायद जय श्री राम से दिक्कत हुई। यही वजह थी कि एक हथियारबंद शख्स आगे बढ़ता है और इस शख्स को सभा से बाहर जाने को कहता है। 1990 बंद हो गई क्या भाजपा शासित राज्यों में, और मणिपुर की तारीख। थोड़ी देर बाद जय श्री राम का नारा लगाने वाले शख्स को सभा से बाहर निकाल दिया जाता है। पूरे मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बीजेपी नेता स्वतंत्र देव सिंह ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट कर समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा है। उन्होंने लिखा है कि आखिर सपा को प्रभु श्री राम से इतनी नफरत क्यों है। फर्रुखाबाद लोकसभा से सपा प्रत्याशी की सभा में जय श्री राम का नारा लगाने वाले व्यक्ति को अपमानित कर बाहर किया गया। ब्रेक के बाद खबरों में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में अगली खबर नोएडा से है, जहां पर कुछ कार सवार युवकों ने सारी रात जमकर हंगामा किया और गाड़ियां ऐसी रोकी कि वहां जमकर ट्रैफिक जैम हो गया। आखिर क्यों इन लड़कों ने इतना हुड़दंग किया, ये भी आपको बताएंगे। और ये जो वीडियो सामने आया है, इसे अगर आप भी देखेंगे तो आपको भी यही लगेगा कि जल्द से जल्द इस पर एक्शन लिया जाए। देखिए। ट्रैफिक रुका है, सड़क पर हंगामा हो रहा है, बीच सड़क पर पटाखे फोड़े जा रहे हैं, आतिशबाजी की जा रही है। ये वीडियो नोएडा के सेक्टर 50 से सामने आया है। तस्वीरों में देख रहे लड़कों ने पहले सड़क पर ही आतिशबाजी की, गाड़ियों में हूटर बजाया, रोड पर डांस किया और घंटों तक सड़क पर ही तफरी की, जिसके चलते ट्रैफिक रुका रहा। वीडियो में देखा जा सकता है कि किस तरह से बवाल काटा गया। कई गाड़ियों में हूटर बजाते हुए सभी युवक सेक्टर 50 पहुंचे और फिर रास्ता रोककर पटाखे फोड़े और डांस किया। इस दौरान सड़क पर कई गाड़ियां मौजूद थीं, जिसके चलते नुकसान भी हो सकता था। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने हुड़दंगियों पर कार्रवाई की है। सेक्टर 49 पुलिस के द्वारा 2 गाड़ी को तत्काल कब्जे में लेकर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की गई। सीज किया गया गाड़ी को। 1-2 गाड़ियां और जो संलिप्त हैं उनकी पहचान कराई जा रही है। शीघ्र ही आवश्यक वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित कराई जाएगी। वीडियो वायरल होने के बाद से सोशल मीडिया पर भी लोग इन हुड़दंगियों पर सख्त एक्शन की मांग कर रहे हैं।